अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो आपको गुज़श्ता शब खबर दी थी कि 3 नशस्तें लग रहा है कि PMLN की झोली में डाल दी जाएंगी, वैसा ही हुआ बिल्कुल तवक्को के ऐन मुताबिक। और बहुत से आज लोग आपको ये कहते हुए और क्रेडिट लेते हुए नज़र आएंगे कि जी हमने तो पहले ही बता दिया था, देखा हमारी खबरें बड़ी सही होती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इसमें मेरा या किसी के भी कोई ख़बर का या किसी तज्ज़िये का कोई कमाल नहीं है। माशाल्लाह से काजी साहब ने ख़ुद को इतना एक्सपोज कर दिया हुआ है, वो इतना ओपनली सामने आ चुके हुए हैं कि अब कोई प्रेडिक्ट करना उनके हवाले से मुश्किल ही नहीं है कि उन्होंने क्या फ़ैसला करना है, क्या बेंच बनाना है, उनका अगला वार क्या हो सकता है। तो ये बेसिकली काजी साहब का कमाल है और किसी का कमाल नहीं है। बहरहाल इससे क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं, क्योंकि खान साहब ने भी आज अडयाला जेल में अहम गुफ्तगू की है। काजी साहब की एक्सटेंशन के हवाले से उन्होंने क्या अहम बात कर दी है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर एक और आज खबर है, मतीउल्लाह जान साहब ने जी टेरियन वाइट केस का दरख्वास्त गुजार फाइनली मोहम्मद साजिद जो शहरी है लापता था वो भी ढूंढ लिया है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप लोग देख रहे हैं कि आज बैकग्राउंड क्यों चेंज हो गया है, तो कहानी कुछ यूँ है कि वैसे तो बच्चों के साथ निकले हैं जी थोड़ा सा इसलिए कि घूम फिर लें, ज़रा सैरो तफरी हो जाए। बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं स्कूल से, तो वो भी काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे, तो इसलिए अब निकल पड़े हैं। और रास्तों में जहाँ जहाँ कहीं मौका मिलता रहेगा वहाँ कोशिश होगी कि व्लॉग कर सकूँ और आपके साथ बातचीत होती रहे। कोशिश करूँगी कोई मेरा ख्याल है अगर अच्छी जगह, खूबसूरत जगह हुई तो वहाँ पर, बल्कि जगह तो खैर बहुत सारी होंगी यकीनी तौर पे खूबसूरत भी, तो कोशिश करेंगे कि कुछ वहाँ की ब्यूटी को भी कैप्चर कर सकें, किसी व्लॉग में कुछ उसका भी हिस्सा शामिल हो सके। तो अभी भी रास्ते में हूँ, लेकिन अभी रास्ते में ये खबरें मिल रही थी तो सोचा कि आपके साथ ये खबरें शेयर कर दी जाएँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले जी इस बात पर आ जाते हैं आज कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डिसीजन आया, तो जनाब ये 2-1 से डिसीजन आया और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के जो हम ख्याल, हम नवाब और हम दस्तखत और जो भी आप उनको कह लें, वो जो काजी साहब हैं उनके साथ मिलते हैं हमेशा जस्टिस काजी अफ़गान अख्तर नईम साहब, जो उन्हीं का एक रेप्लिकेट है या जो भी आप उन्हें कह लें, क्योंकि कभी भी वो काजी साहब से इख्तलाफ करते हुए हमने देखे नहीं, नज़र नहीं आया कभी कि वो काजी साहब से इख्तलाफ रखें। तो वो और काजी साहब बस आप समझ लीजिए कि यकजान दो कालिब वाली सूरत हाल है। तो वो और काजी साहब इस बात पर मुत्तफ़िक नज़र आए कि जी ये नशस्तें तो PMLN को ही मिलनी चाहिए, और उन्होंने PMLN के जो उम्मीदवार हैं उनकी अपीलें मंजूर कर ली लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़। जबकि जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं, जस्टिस अकील अब्बासी साहब, उनकी तरफ से इसके ऊपर इख्तलाफ किया गया फ़ैसले के ऊपर, और उन्होंने अपना एक अलग फ़ैसला इख्तलाफी नोट की सूरत में दिया है। लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल वो फजूल बात नहीं करेंगे कि जी चूँकि सही फ़ैसला जो है वो अक़लियत का है लिहाजा उस पर ही अमल दरामद हो। हमें पता है कि भले अक़लियत ने इस वक्त सही फ़ैसला किया, अक्सरियत ने इस मौके पे गलत फ़ैसला किया, लेकिन इसके बावजूद भी ये आइन को पामाल करने के मुतरादिफ़ है कि फिर हम ये बात करें कि जी उस पर अमल ना हो। तो अमल तो उस पर हो ही जाएगा, लेकिन फ़ैसला क्या है ज़रा मैं आपको बता देती हूँ। आपको मैंने कुछ तो पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली ये नशस्तें PTI ने जीती थी और फिर कैसे रीकाउंटिंग में उन्हें PMLN की झोली में डाल दिया गया था। और ये नशस्तें थी NA 154, NA 81 और NA 79 की। और ये सारी जो तीनों नशस्तें थी ये रीकाउंटिंग में यानी दोबारा गिनती में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PMLN को दी थी। बेसिकली आम तौर पर जो एक आप समझ लें रूल्स भी हैं और कुछ ट्रेडिशंस भी हैं जो फॉलो होती हैं, उसके मुताबिक अगर तो चंद 100 वोटों का फ़र्क हो तो फिर तो आप रिकाउंटिंग में जाते हैं और इलेक्शन कमीशन भी इसको एड्रेस कर लेता है। वरना नॉर्मली ये कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन करवाने और इंतखाबात के नताइज के ऐलान तक होता है। उसके बाद जो भी मसाइल आते हैं, कोई रिकाउंटिंग का इशू है, फॉर्म 45-47 का इशू है, कोई भी और मसला है, तो वो सारे मामला जो हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन के पास PMLN वाले चले गए और बजाय इसके कि वो रिकाउंटिंग की दरख्वास्तें भेजते इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ, उन्होंने ख़ुद ही उन्हें एड्रेस कर लिया और कहा कि आएँ जी आएँ, तशरीफ़ लाएँ, हम आपके लिए रिकाउंटिंग करवा देते हैं। और रिकाउंटिंग से पहले पूरा बंदोबस्त किया गया था। वो इस तरह के PTI के जो उम्मीदवार थे उनके जो वो थे बैलेट पेपर्स थे उनके ऊपर डबल स्टैंप लगा दी। तो जब डबल स्टैंप लगती है आपको पता है वोट मुस्तरद होता है, तो 10,000 के करीब ऐसे
बैलेट बॉक्स निकाले गए जो कि पीटीआई के लोगों के थे, उनके ऊपर डबल स्टैंप की गई और फिर जाहिर है कि रिकाउंटिंग में तो यही होना था कि उनको जितवा देना था। और दूसरा, जब रिकाउंटिंग की गई उस वक्त जो पीटीआई के उम्मीदवार थे वो मौजूद भी नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में रिकाउंटिंग की गई। भाई, जब मेरा एक मामला है, मैं किसी चीज़ के ऊपर हम्मा दावा कर रही हूँ, तो मेरी गैर मौजूदगी में आप कैसे रिकाउंट करवा सकते हैं? तो दूसरा इसमें सबसे बड़ा इशू ये था। पहला इशू ये था कि जी आप क्यों सुन रहे हैं इलेक्शन कमीशन, उन्हें चाहिए था ट्राइब्यूनल में भेजते। दूसरा मामला क्या हुआ कि डिफरेंस इतना ज़्यादा था, इसके बावजूद भी आपने रिकाउंट की तरफ गए। और तीसरा ये जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से आपने डबल स्टैंपिंग की और पीटीआई के लोगों की गैर मौजूदगी में आपने ये रिकाउंटिंग की। अब उसमें आपने कितना घपला किया हो किसी को क्या पता। तो इस तरीके से ये जो नशिस्तें थी ये पीटीआई के उम्मीदवारों से छीन कर पीएमएलएन के उम्मीदवारों को दे दी गई। पीटीआई के लोग इस मामले के ऊपर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इसको रिजेक्ट किया, इलेक्शन कमीशन के फैसले को। उन्होंने कहा कि ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को नहीं चाहिए था कि वो सुनता। और फिर जो आगे उनके आप अदादो शुमार देखें उससे भी बात वाज़ेह हो गई। अब हाई कोर्ट का ये जो फैसला था ये पीएमएलएन के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा था और यहाँ पर काजी साहब ने अपनी गेम डाल दी और यहाँ पर उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपको पता है वो तो इलेक्शन कमीशन को हमेशा कह रहे होते हैं कि वो बड़ा आइडियल काम कर रहा है, बल्कि उन्होंने अपने फैसले में तहरीर किया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आईनी इदारा है, सबको चाहिए उसका एहतराम करें। हाई कोर्ट के जजेस ना जाने क्यों इलेक्शन कमीशन का उस तरह से एहतराम नहीं करते, तो काजी साहब ज़बरदस्ती सबसे एहतराम भी करवा रहे हैं। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जो मखसूस नशिस्तों का केस था उसमें ख़ुद काजी साहब ये कहते रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन हुकाम ने उनके बल्ले वाले फ़ैसले की गलत तशरीह की, ये ख़ुद वो क्लेम करते रहे हैं। और आज उन्हें लग रहा है कि इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है और इलेक्शन कमीशन जो है उसका हर फैसला बिल्कुल ठीक होता है। तो ये आपको तज़ाद खुद ब खुद नज़र आ जाता है। दूसरी तरफ अकील अब्बासी साहब जिन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया है, उन्होंने बेसिकली लिखा है कि जी हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है उसमें बज़ाहिर कोई नज़र नहीं आ रहा कानूनी सुकम, उनका दुरुस्त फ़ैसला है और ना ही इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये कोई इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट है। और मुझे नहीं समझ में आता कि सुप्रीम कोर्ट को भी कोई ज़रूरत नहीं है कि हाई कोर्ट के इस ऑर्डर में मुदाखलत करे। तो अकील अब्बासी साहब बिल्कुल हाई कोर्ट के फ़ैसले के साथ खड़े थे कि जी ये दुरुस्त फ़ैसला है। लेकिन बहरहाल काजी साहब और अफ़गान अख्तर नईम साहब के मेहरबानियों के तुफ़ैल पीएमएलएन को ये 3 नशिस्तें मिल गई हैं। अब अगर आप वोट काउंट देखें कि जो आइनी तरमीम के लिए चाहिए, क्योंकि ये सारी तगोदो आपका पता है किस लिए हो रही है कि आइनी तरमीम करनी है। आइनी तरमीम क्यों करनी है? ताकि काजी साहब को एक्सटेंशन मिल सके और लोगों को एक्सटेंशन मिल सके। कुछ पसंदीदा आगे की चीज़ें ऐसी हैं जिसको बुनियादें बनाकर बिल्कुल इदारों की जड़ें खोखले करने का प्रोग्राम है पीएमएलएन का। तो ये सारी चीज़ों के लिए उन्हें आइनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी के लिए अगर हम नशिस्तों की तादाद देखें तो इस वक्त तकरीबन 16-17 नशिस्तें हैं जो कि कम हैं इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के पास। तो अगर अब हम ये 3 नशिस्तें जो कि काजी साहब ने पीएमएलएन को गिफ्ट कर दी हैं, तो ये 3 नशिस्तें भी डाल दें तो अब इनके पास बाकी 13 नशिस्तें अभी भी कम हैं कि अगर इन्हें आइनी तरमीम करनी है तो 12 से 13 नशिस्तें अभी मज़ीद दरकार होंगी। अब वो नशिस्तें कैसे इन्हें मिलेंगी? क्या वो कोशिश ये हो रही है कि 2-4 ही कुछ MNAs पीटीआई के उठा के उधर फेंक दिए जाएं, 41 में से कोई ना कोई काबू आ जाए, कोई ना कोई हाथ आ जाए। दूसरा जो इसका तरीका हो सकता है वो कोशिश ये है कि इसी तरह रिकाउंट की कुछ मज़ीद खोल के दरख्वास्तें और उनके ऊपर इसी तरीके से वो नशिस्तें दे दी जाएँ हुक्मरान इत्तेहाद को। तो इस तरीके से बहरहाल डिफरेंस अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, 13 नशिस्तें हासिल करना कोई इतना आसान नहीं है। तो ये अब इंटरेस्टिंग गेम बन रही है। बज़ाहिर लग रहा है कि कोशिश पूरी की जा रही है और अफसोस की बात यह है कि इसमें जो काजी साहब हैं उनका इतना मुतनाज़ किरदार हो चुका है और वो तारीख़ में ये बिल्कुल परवाह ही नहीं कर रहे कि अब उनको किस अल्फाज में याद रखा जाएगा। और जिस तरह उन्होंने ख़ुद को एक्सपोज कर दिया है कि हर किसी को पता है कि उनका एक गठजोड़ नज़र आ रहा है और सबको नज़र आ रहा है कि वो एक्सटेंशन के लिए कितने डेस्परेट हैं और हुकूमत भी कितनी डेस्परेट है उनको एक्सटेंशन देने के लिए। तो ये सब चीज़ें अब इतनी ऑब्वियस हो चुकी हैं कि इसके बाद भी वो एक्सटेंशन ले के अगर समझते हैं कि जी वो बड़ा कोई कारनामा कर लेंगे, अव्वल तो फिर भी ये एक्सटेंशन मुश्किल नज़र आ रही है। लेकिन अगर बिलफर्ज हम किसी तौर ये सोच भी लें तो आप अंदाज़ा लगाएं कि काजी साहब की क्या पोजीशन होगी ऐसी एक्सटेंशन लेके, ऐसा ओहदा लेने की। लेकिन हमारे यहाँ तो अब ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह गई हैं।
बहरहाल दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी आज एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। खान साहब ने जी आज जेल से ऐलान किया है, आज उनकी अलकादे ट्रस्ट केस में जो समाअत थी उसमें ज़ाहिर है उनकी बातचीत हुई है सहाफ़ियों के साथ और लोगों के साथ। तो उन्होंने आज वाज़ेह ऐलान कर दिया, क्योंकि जैसे ही उन्हें ये ख़बर मिली इस फ़ैसले के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि काजी साहब ने जो बहुत ही मुतासिबाना और जानिबदाराना किरदार अदा किया है, मुतनाज़ किरदार अदा किया, और जिस तरीके से ये अब इन नशिस्तों के ऊपर तो हर किसी को मालूम है कि पूरा शब खून मारा गया है, ये बिल्कुल डाका है खुला जो कि इस वक्त मार कर PMLN को ये नशिस्तें दी गई हैं। तो अब कहानी इसमें यह है कि जो काजी साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट किया, वो ये कह रहे हैं कि अगर काजी साहब को एक्सटेंशन दी गई और इस तरह की कोई भी आईनी तरमीम की गई जिससे आप इस तरीके से आइन का पूरा हुलिया बिगाड़ना चाहते हैं, इदारों को खोखला करना चाहते हैं, और मज़ीद मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ लोग ये भी इवन कह रहे हैं कि ये जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच का जो आर्टिकल मौजूद है आइन के अंदर, फिर चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट होगा, ये वाला भी जो कानून है ये भी बदलने की कोशिश है कि जी 3-4 जो टॉप मोस्ट हैं उनमें से कोई सिलेक्ट कर लिया जाए, फिर ओवरऑल ही हद बढ़ा दी जाए, तो बस फिर तो लंबा ही आप एक्सटेंशन खींच लें। यानी अगर आप 50 साल की उम्र में चीफ जस्टिस बने और आपकी उम्र जो है अगर रिटायरमेंट की वो 65 साल कर दी जाए, तो मतलब 15 साल आप बैठे रहें, कोई चक्कर नहीं है आपको हटाने का। तो बहुत इनकी अजीबोगरीब किस्म की जो है आइनी तरमीम की कोशिशें हैं, और प्लान ये बड़ा लंबा अपनी तरफ से बनाकर और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने आज कहा है कि जी अगर इस तरह की कोई आइनी तरमीम की गई तो बिल्कुल उसको तस्लीम भी नहीं किया जाएगा, और अभी तक मैंने अपने आप को रोका हुआ है, अभी तक मैंने एहतजाज की उस तरह से कॉल नहीं दी लोगों को जो मैं दे सकता था। इवन 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वो टाइम था जब आप भरपूर तरीके से बाहर निकल आते और बिल्कुल मैंडेट चोरी ना करने देते, पॉसिबल ही ना करने देते कि ये 47 का इस तरह का गंद मचाया गया जो मचता। लेकिन उस वक्त जो भी फ़ैसला था, अब वो इमरान खान साहब का फ़ैसला था या PTI की मौजूदा लीडरशिप का फ़ैसला था, ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जिसका भी फ़ैसला था मेरे ख्याल से वो आइडियल टाइम था जब लोग निकले हुए थे और उनका वोट का तहफ़्फ़ुज़ होना बहुत ज़रूरी था। उस वक्त वो तहरीक नहीं चलाई गई। तो खान साहब ने कुछ दिन पहले इस बारे में जवाब देते हुए कहा था कि मैंने उस वक्त भी ये तहरीक इसीलिए रोक ली थी कि मैं अमन अमान ही से हर चीज़ का हल चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि एजिटेशन हो, इंतशार फैले, अनारकी हो, खून खराबा हो, चीज़ें हालात बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हों। तो मैं नहीं ये चाहता, इसलिए मैंने अभी तक लोगों को एहतजाज की कॉल नहीं दी। बारहा मुख्तलिफ मामलात इस तरह से हुए जिसके ऊपर दी जा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं दी। लेकिन अगर अब इन्होंने काजी साहब को एक्सटेंशन देकर आइनी तरमीम की और इस तरीके से बिल्कुल ही इन्होंने हर चीज़ का जो चैप्टर है बंद कर दिया, तो फिर उस सूरत में हम खामोश नहीं रहेंगे और फिर हम वो काम करेंगे जिसके लिए खान साहब हमेशा इंटीमेट करते हैं कि फ़ाइनल कॉल दूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी वार्निंग अब खान साहब ने दे दी है। इस बात के लिए हुकूमत को बता दिया है कि भाई अगर आप अभी तक सड़कों पे देख रहे हैं कि उस तरह की सूरत हाल नहीं है आपके लिए, ये ना हो कि अगर आप ये काम भी करें तो फिर उसके बाद सूरत हाल बिल्कुल हाथ से निकल जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो खान साहब की तरफ से आज की गई है। हालांकि हम इससे पहले वकला रहनुमाओं की इस तरह खाली खुली धमकियाँ, गीदड़ भपकियाँ सुनते रहे हैं कि जी ये कर दिया तो हम तहरीक चलाएंगे, वो कर दिया तो तहरीक चलाएंगे। एडहॉक जजेस भी आ गए, बाकी भी और चीज़ें होती चली जा रही हैं, लेकिन कोई तहरीक हमने उस तरह से नहीं देखी। लेकिन खान साहब जब अब अनाउंस करेंगे तो फिर उसमें किसी वकला की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी पार्टी लीडरशिप की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी इस बात की ज़रूरत नहीं रहेगी कि जी किसी की तरफ आप देख रहे हो। फिर उनका और डायरेक्ट आवाम का आपस का मामला होगा, फिर खान साहब की कॉल होगी, फिर आवाम जाने और बाकी। फिर ये बीच में अगर कोई सोच रहा है कि जी ये सारे जो मोहरे हैं मुख्तलिफ ये कोई किरदार अदा कर सकेंगे, वो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा सीन। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा इमरान खान साहब ने आप समझने के ऐलान कर दिया है। देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है। आखिर में सिर्फ एक इंटरेस्टिंग सी खबर मैं देख रही थी, मतीउल्लाह जान साहब ने टेरियन वाइट केस के जो दरख्वास्त गुजार हैं शहरी साजिद, उनको आज तलाश कर लिया। लकीली उन्हें अचानक से ये एक्सीडेंटली मिल गए और इनके बारे में पता ये चल रहा है कि ये ड्राइवर हैं और ये बेचारे ऐसे ड्राइवर हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन आप इनकी ज़रा दरख्वास्त देखें जो तैयार की होती है, ज़बरदस्त किस्म की। बेसिकली इस केस को जब डिसमिस किया था जस्टिस बाबर सत्तार ने और बाकी जो उनके साथ जजेस थे, तो उस वक्त उनकी बुनियाद ये थी कि भाई जो ये शहरी है ये तो किसी तरह मुतासरा फरीक ही नहीं है, या तो टेरियन ख़ुद आके बनती मुद्दई तो बात भी थी, या सीता वाइट बनती तो बात भी थी। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो तो मुद्दई है नहीं, तो कोई भी एवं ही उठ के एरा गैरा खड़ा हो जाएगा कि जी ये वाला काम वहाँ पे क्यों गलत हुआ और ये वाला काम यहाँ पे क्यों गलत हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो मुतासरा फरीक ही नहीं है वो कैसे दरख्वास्त गुजार है,
और जो फ़ैसला भी चैलेंज किया गया है वो दूसरी मुल्क का फ़ैसला है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो मामला था ये ज़ाहिर है कि प्लांटेड था। असल में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक बस मज़ीद एक केस था जो किरदार कुशी के लिए भी मतलूब था और वैसे भी उन्हें नाअहल कराने के लिए भी मतलूब था। और अब उसका जो आप मज़ीद अगर देखना चाहते हैं कि उसका मज़ीद कोई सबूत, तो वो अब आपको पता चल जाता है कि एक ऐसा शहरी ड्राइवर जो 2.5 करोड़ फ़ीस भी नहीं दे सकता अपने वकील की, वो कैसे इसका पिटिशनर बन गया। वो कभी नज़र भी नहीं आया, सारे समाअत के दौरान वो कभी नज़र भी नहीं आया, उसको इतना भी ताल्लुक़ पास है, उसको बेचारे को पता भी नहीं होगा कि टेरियन है कौन और क्या है। तो ये वाली जो सूरत हाल है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरीके से सियासी मुकदमात बनाए जाते हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाती है और किस तरीके से इंतकामी कार्रवाइयों से इस तरह के केस बनाए जाते हैं। फिर जब ये केस अदालतों में नहीं ठहरते तो फिर उसके बाद अदलिया के ऊपर अटैक कर दिया जाता है कि जी अदलिया जो है वो इंसाफ फराहम नहीं कर रही, अदलिया जानिबदार है, अदलिया के जज इमरानदार हैं। भाई आप केस भी तो देखें, क्या है जेन्युइन केस हो तो हर कोई कहे कि जी बिल्कुल इसके ऊपर सज़ा होनी चाहिए। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।